शाराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम मुकदमा अब से कुछ देर पहले अपने इख्तिताम को पहुंचा और वो था आसिया बीबी केस, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने आसिया बीबी को तौहीन रसालत में सजाए मौत दी थी, जिसके खिलाफ अपीलों की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी और अदालत ने पिछले फैसले में आसिया को तौहीन रसालत के इल्जाम से बरी किया था और इसकी बरियत के खिलाफ कारी इस्लाम जो कि दरख्वास्त गुजार है उसने दरख्वास्त दाखिल की थी नजरसानी की। इस दौरान में पाकिस्तान के अंदर रोड्स भी ब्लॉक हुए, एहतजाज मुजाहरे भी हुए, तरीके लब्बैक जो है उसके रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी हुई। आज अदालत ने अपना वही फैसला एक मरतबा फिर बरकरार रखा है और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि सजाए मौत जिस मुकदमे में हो सकती हो उसमें झूठी गवाही देने वाले को कानून के मुताबिक ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 194 के तहत उम्र कैद तक की सजा समरी ट्रायल के जरिए दी जा सकती है। और इससे पहले जब फुल कोर्ट रेफरेंस था और नामजद चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त भी जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने यह कहा था कि वो चाहते हैं कि वो झूठे गवाहों, झूठे मुकदमात, ज़ेर इल्तवा मुकदमात उनके खिलाफ टैब बनाए। आज के मुकदमे के हवाले से बात करेंगे क्योंकि आज जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जब सारी एविडेंस पढ़ी और फिर उसके बाद उनके वकील ने तो अदालत ने कहा कि झूठे गवाहों की गवाही पर क्या किसी को फांसी लगाया जा सकता है। तो इस केस के इम्पैक्ट क्या होता है उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हसनात मलिक साहब एक्सप्रेस ट्रिब्यून से, जनाब नासिर इकबाल साहब डॉन अखबार से। नासिर साहब, कैसे देख रहे हैं आज जो है मुकदमा, आज अब तो इख्तिताम को पहुंच गया, अब तो ये फाइनल हो गया, ये आखिरी रिव्यू पिटीशन एक लास्ट रिजॉर्ट होता है वो भी कंप्लीट हो गया। अब आपने कय्यूम साहब ये महसूस नहीं किया कि माहौल आज काफ़ी रिलैक्स रहा है, हमें वो डर, वो खौफ, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो एक ज़माने में थी। आपको याद है जब वो पहली जजमेंट आई थी तो उसके बाद आने शुरू हो गए थे बयानात, वाजिबुल कत्ल के फतवे भी लगने शुरू हो गए थे, उसके अलावा एक धरना भी शुरू हो गया था। तो अब वो चीज़ मौजूद नहीं है जिसका मेरा कहते हैं कि अब ये शुरुआत शुरू हो गई है कि ये अब कंसीडर करना होगा कि देखें हमेशा सोच समझ के इल्ज़ाम लगाएं और इल्ज़ाम भी ऐसा होना चाहिए जिसको आप प्रूव भी कर सकें। आज सुप्रीम कोर्ट में आप तो मौजूद थे, आपने खुद देखा कि गवाह के जो बयानात थे वो उनमें से एक भी कोलैबोरेट नहीं करता। इवन ये तक लोग नहीं बता सके कि ये एक पब्लिक गैदरिंग हुई थी जो उसमें नहीं है। उसमें ये है ना, इनका कहना कि आसिया बीबी ने अपना इतराफ़े जुर्म किया था एक इज्तिमा में। अब आप उस इज्तिमा की बात करें कि उस इज्तिमा के हवाले से 5 गवाहों की गवाहियां मुख्तलिफ। पहली बात तो ये है कि मेन एविडेंस में उसका जिक्र ही नहीं है, जिन्होंने भी एविडेंस FIR में जिक्र नहीं है, FIR में जिक्र ही नहीं है। उसके अलावा जो गवाहों के जो बयान आता है वो कोई कहता है कि किसके घर हुआ था, एक 5 मरले के घर में 100 बंदे थे, एक कोई कहता है कि जी 2000 बंदे थे, कोई कहता है कि फलां के घर पे हुई था, कोई कहता है कि फलां के घर पे हुआ था। मतलब किसी एक का बयान नहीं मिल रहा था। इसी तरह कोई कहता है कि पुलिस पकड़ के लाई आसिया बीबी को, किसी ने कहा कि वो खुद चल के आई, किसी ने कहा वो मोटरसाइकिल में आई। तो मतलब कहने का मकसद है कि आप जब एक पे बहुत सीरियस इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसकी सज़ा मौत है तो कम से कम ये तो देख लेना कि गवाह है गवाही वो तो मिलनी चाहिए ना। तो इस केस से मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा असर पड़ेगा कि अब लोगों को, खासतौर पे आपने देखा होगा चीफ साहब बार बार ये फरमा रहे थे कि अगर ये कोई और केस होता तो इस तरह के बयानात पे, इस तरह की जो गवाही है, जो झूठी गवाही है, उस पर तो परजरी का केस होता है और ये उस समरी ट्रायल के बाद उम्र कैद हो जाती है। तो ये अब मामला जो है मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ आएंगे और ये इस तरह का जो मतलब माहौल है, आपको याद होगा जो फॉर्मर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार, उन्होंने अपने जजमेंट में ये लिखा था कि 1990 से 62 केसेस इस तरह के हुए हैं जिनको सजाएं मिल गई और उनका ट्रायल भी नहीं हुआ। नहीं, उनको ट्रायल से पहले ही मार दिया, पब्लिक ने मार दिया। तो ये मतलब बड़ा सीरियस इशू, किसी की जिंदगी को ऐसे नहीं, सोच समझ के सजा, पूरी ट्रायल करके, ताकि किसी किस्म के शकूक व शुबात ना रहे। हसनात साहब, हम ये देखते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में तो अपील आई थी, ट्रायल कोर्ट ने आसिया बीबी को
इन्हीं दस्तावेजात पे कन्विक्ट किया। हाई कोर्ट ने अपना फैसला जो है इसी रिकॉर्ड के ऊपर रख के उसको सजाए मौत दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आके जब सुप्रीम कोर्ट में वो रिकॉर्ड पढ़ा जाता है तो वो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी निकलता है कि एक गवाह का बयान दूसरे गवाह से नहीं मिल रहा। एफआईआर के इंदराज में कितना वक्त है, फिर जो शख्स मुद्दई है उसने ना वकूआ देखा है, उसको बताया गया है, उसके बाद उसने किसी से सुना है, फिर उसने किसी से एफआईआर लिखवाई है और फिर इतना सारा 5 दिन का वक्त है। अदालत की तरफ बड़े आए कि भाई झूठे गवाह, झूठी तफ्तीश और झूठा सारा कुछ है। तो ये इन अदालतों ने किस बुनियाद के ऊपर सजाएं फिर दे दी? क्यूम साहब, असल में मसला ये है जो अब हम सुप्रीम कोर्ट में 3-4 साल से देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि अगर कंप्लेनेंट ने झूठ बोला है अपनी कंप्लेन लिखाते हुए, किसी विटनेस, होता यह है कि कोई विटनेस भी झूठा लगवा देता है कि जी मैं उधर से आ रहा था, ये वाकया हो गया, ये वो, तो उस बेस पे चाहे वो वाकया जो भी है उस बंदे को छोड़ दिया जाता है कि क्योंकि जी जो विटनेस है वो झूठा है। और इसमें भी यही हुआ कि जो विटनेस के जो बयानात थे उनमें काफी तजाद था, तजाद क्या बल्कि झूठ था। जैसे चीफ जस्टिस का कहना था कि जी ये तो झूठ है बेहतर। और इसमें इस किस्म की बातें हैं कि जुम्मा का टाइम था, 2.5 घंटे ये पंचायत रही है, कई लोग कहते थे 200 बंदे थे, 1000 बंदा भी कहा, 2000 भी एक विटनेस ने कहा, तो इन 2,500 लोगों ने नमाज भी नहीं पढ़ी। मतलब इस किस्म की चीजें थी। फिर जो वकील जिस महारत से जिस तरह कंप्लेन लिखाई गई और वकील से, उस वकील का नाम ही नहीं पता कंप्लेनेंट को, तो ये बातें हुई कि जी जो असल अब चीज है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने का, वो ये है कि कंप्लेंट जो है वो सच पे मबनी हो और वो जो विटनेस हो वो सच्चे हो। अब प्रॉब्लम ये है कि जो विटनेस है, जब भी हमारा कोई केस वकूआ होता है, क्रिमिनल कोई भी होता है, तो वाकया बेशक सच्चा भी हो, लेकिन जो गवाहान होते हैं वो हम झूठे लिखाते हैं और वो पुलिस की उनको यानी एक कहती है कंप्लेनेंट को कि कहती है आप जी इस तरह हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ऊपर जब मामला आता है तो वो साबित हो जाता है कि ये जो गवाह है इसने झूठ बोला है कई चीजें। तो इस बेस पे आप देखें तो बहुत से लोग 90% आपके मर्डर निचली अदालतों के अंदर, ट्रायल कोर्ट के अंदर भी तो यही है एविडेंस नहीं, अब चेंज होगा मेरा ख्याल है। ये ट्रायल कोर्ट के अंदर मेरा ख्याल है प्रेशर होता है ज्यादा या मजहबी जज्बात है उसकी बुनियाद के ऊपर? साहब मेरा ख्याल है कि ये जूरिस्प्रूडेंस अब चेंज होगी। जस्टिस खोसा साहब का ये जो ज्यादा फोकस है वो है कि झूठे गवाह ना दिए जाए, कंप्लेनेंट सच बोले, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब यही जूरिस्प्रूडेंस नीचे जा रही है। मेरा ख्याल है हाई कोर्ट में भी अब काफी चेंज आया है और लोअर कोर्ट में भी आएगा। और ये जजमेंट जो अब लिखी जा रही है, ये जजमेंट मेरा ख्याल है अब जो सेशन जजेस हैं, एडिशनल सेशन जजेस जो मर्डर केस सुनते हैं और इसके अलावा और भी जो मामला सेंसिटिव मामला सुनते हैं तो वो पढ़ते हैं और मेरा ख्याल है चेंज आ रहा है और आपको चेंज नजर आएगा 4-5 साल बाद भी। तो ये अब चीज है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने के लिए बात हुई कि आज कि जी जो अगर फौजरी की गई, अगर गवाह झूठे हैं तो उन पे इस किस्म के नौयत के केस में अगर झूठे हैं तो उन पे समरी ट्रायल पे उम्र कैद हो जाती है। तो अब ये देखें, ये अदालत को पता है, लेकिन अदालत कहती है कि हम एक जुडिशियल रिस्ट्रेंट किया, तो क्यों? जबकि एक ऐसा मुकदमा अब तो आपके सामने आ गया, तो आपको लगता है, मुझे लग रहा है कि जैसे आसिफ सईद खोसा जो है अब अपनी रिव्यू पिटीशन जो उसका फैसला है उसके लिखते हुए इन गवाहान के हवाले से जरूर कोई सख्त बात या उसमें सख्त हुक्म जो है वो आ सकता है, आपको लगता है? बिल्कुल, मेरा भी मैं बिल्कुल 100% आपसे मुत्तफिक हूँ। आप बिल्कुल बात ठीक है। जो अब जजमेंट आएगी, जो डिटेल जजमेंट आएगी, उसमें ये ना सिर्फ ये कि एक ऐसे गवाहान के साथ क्या सलूक होना चाहिए, ये होगा, हो सकता है कोई डायरेक्शन भी हो जाए फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसके खिलाफ केस करें। लेकिन आपको याद होगा कि मुमताज कादरी के जो जजमेंट लिखी थी चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने, जब ही वाज जज देन, उसमें भी उन्होंने इसी चीज को एम्फेसिस किया था कि ब्लास्फेमी केसेस में जो बंदा इल्जाम लगाता है उसको साबित करना होगा कि ये इल्जाम दुरुस्त है, अदरवाइज उसको भी वही सजा मिलेगी। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब इसको भी एम्फेसाइज करेंगे अपनी जो जजमेंट लिखेंगे कि इसके बारे में भी कुछ किया जाए ताकि लोग एहतियात करें, क्योंकि ये आपको पता है जाती अनाद की वजह से भी ब्लास्फेमी के चार्जेस लगे, ऐसे भी वाकयात हैं हमारे मुल्क में। बिल्कुल तो इन चीजों से एहतियात करना चाहिए, क्योंकि एक मतलब ये पेशावर का वाकया नहीं था वहाँ पे एक मिसाल की बात, विशाल की वो वाली बात भी है। फिर उसके बाद देखो डॉक्टर थी, डॉक्टर्स का भी आपस में था, क्रिश्चियन डॉक्टर क्लिनिक चल रहा था, उसका नहीं चल रहा था, तो वहां पे इस किस्म के इल्जाम बिल्कुल मतलब मेजोरिटी में देखते हैं तो पीछे कोई ना कोई प्रॉपर्टी, कोई ना कोई औनाद या कोई इस किस्म का वाकया निकलता है
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है उसको मिसयूज किया जाता है। मिसयूज किया गया। और मजे की मतलब अफसोसनाक बात है कि ये हम मुसलमान कर रहे हैं। और आप चीफ जस्टिस साहब बार बार एम्फेसिस कर रहे कि यही कर रहे थे कि हम अंडर ओथ ये इमेज दे रहे हैं कि हम इस किस्म के बयान रिकॉर्ड करवाते हैं। हम क्या मजहब को, इस्लाम का क्या इमेज दे रहे हैं दुनिया को कि हम इस किस्म के लोग हैं। मतलब ये बड़े अफसोसनाक बातें, इस पर हमें सोच विचार करने की जरूरत है। असल में जो कयूम साहब हमने देखा है ना कि स्टेट आज तो जस्टिस आसिफ सी खोसा ने काफी रिमार्क्स भी दिया। आज तो उन्होंने आउट ऑफ दी वे जाके कहा कि सारा पाकिस्तान ब्लॉक कर दिया, असल में मसला ये है ना नहीं और वाजिबुल कत्ल होने के फतवे आप लोग दे देते हैं। वो जो चीज साकिब निसार साहब थे ना, उनकी जजमेंट माजरत के साथ अब चले गए, बात भी अच्छी नहीं है। उन्होंने पहले अपने आप को साबित किया कि मैं बड़ा पक्का आशिक रसूल हूँ। मतलब आप हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर हमारे ईमान जो है मुकम्मल ही नहीं होता। अब साकिब निसार साहब ने वो पहले जो 10-15 पेजेस में वो अपना गाजी इल्मुद्दीन शहीद का भी लिखा और भी जिक्र हवाले दिए। जो पिच आपकी नहीं है आप उस पर ना खेलें। अब इसी वजह से आज वो बार बार कह रहे थे कि आपने जो है कलमे का वो कोई तर्जुमा गलत कर दिया, ये वो। आपको कानून, आपने ओथ उठाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, इसको प्रोटेक्ट प्रिजर्व करना है। आप उस बेस पे जाएं। जब आप उनकी पेज पे जाएंगे तो फिर आपको मसले होंगे। और यही प्रॉब्लम आई साकिब निसार साहब ने जो अपनी जजमेंट में वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद और फिर अपने हवाले जो हदीस और वो दिए, तो उस पर वो उन्होंने भी फिर उसका काउंटर किया। और एक जैसे खोसा साहब ने मेरा ख्याल जिक्र किया था, उसका भी उन्होंने काउंटर किया। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे जजेज हैं, पाकिस्तान के जजेज हैं, हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमें सारा बिलीव है और इस पे हमें फोकस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन गलत फैसला देने वाले मतलब है कि वो सेशन जज साहब का क्या होगा और हाई कोर्ट का क्या, उस हवाले से भी आप समझते हैं कि उसमें आएगा कुछ? मेरा ख्याल है कि क्योंकि जब आखिरी वर्डिंग थी वो बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया था। और मसला ये है कि साकिब साहब ने तो उस वक्त कहा था कि कन्फेशन स्टेटमेंट भी है, लेकिन उस वक्त खोसा साहब ने उसको बड़े टैक्टफुली डील किया कि जी अब हमें पता है कि जो कन्फेशन स्टेटमेंट पंचायत में ली जाती है उसका क्या किस तरीके से ली जाती है। तो ये चीजें हैं, लेकिन एक बात कयूम साहब हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन एक चीज जो है बड़ी जरूरी है हाईलाइट, सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्रिपेंसी अगर हम देखते हैं खतीजा केस में, मेरा ख्याल है खतीजा केस भी ओपन एंड शट केस नहीं था, उसमें भी बेशक वो होगा इन्वॉल्व, लेकिन जो 6 दिन बाद एफआईआर उसमें जो बुक पे एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और मोटिव का भी तो होना है ना, उसमें नहीं कोमा में थी, लेकिन उसमें देखें डीएनए टेस्ट नहीं हुआ। डॉक्टर का उन्होंने कहा जी डॉक्टर इनकम्पिटेंट थी। अगर अमूमन इन केसेस में इस किस्म का मामला होता है तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज को दिया जाता। हम नहीं कह रहे कि उसने नहीं किया होगा, लेकिन वो जो रिकॉर्ड आया या प्रोसिक्यूशन या जो इन्वेस्टिगेशन में काफी फ्लाज थे उसमें। इसी तरह शाहरुख जतोई का केस, माजरत के साथ कयूम साहब हमने देखा है जो मीडिया में केस एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है, उसमें हम अपनी जुरिस्प्रूडेंस को भी पीछे। अब ये हमारे चीफ जस्टिस साहब का है कि जी उसमें हर केस में एटीए नहीं लगता, लेकिन कहा गया कि जी उसको एक तरीके से बनाया गया कि जी 100 मोटो क्योंकि लिया गया था। और यहाँ आपको पता है उस दिन बड़े हाई उस केस को देखा गया, उसको गिरफ्तार कराया गया, एक पूरा खबरें लगी। लेकिन देखें आपको इंसाफ करना है एक अबव बोर्ड, आपने ये नहीं देखना कि ये मीडिया पे हाइप आ गई है, अब लोग क्या कहेंगे इस बेस पे। आपने उसको गिरफ्तार करके कहा कि 2 महीने में उसका ट्रायल होना चाहिए, 8 महीने से अभी तक उसका केस सिंध आई। कौन सा नीचे जज करेगा जब नीचे ऊपर से मामला इस किस्म की ऑब्जर्वेशन आएंगी तो वो इस तरह का करेगा कि एटीए नहीं लगता और एटीए लग जाए। और ये भी कहा गया कि हम मानते हैं कि इस केस में एटीए नहीं लगता, लेकिन वो क्योंकि 100 मोटो इफ्तिखार जोई साहब की जजमेंट थी उसको आपने रिव्यू नहीं किया, रिव्यू भी दाखिल नहीं किया, तो वो तो नहीं। लेकिन क्रिमिनल लॉ पॉइंट में इस तरह की चीजें नहीं होती जो हो गई है। लेकिन इस वजह से हम कहते हैं कि कुछ केसेस में हमने देखा है, चाहे वो नवाज शरीफ का पनामा केस है, चाहे और आएगी सुप्रीम कोर्ट में वो करेक्ट हो जाएगा। मैं ये कहना सिर्फ चाह रहा था कि जो खतीजा सिद्दीकी का केस था उसमें जियो फेंसिंग का ना होना खदीजा के हक में गया है। अगर वो जियो फेंसिंग हो जाती तो हो सकता है ये केस का कलर चेंज हो जाता। तो बात उनकी ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज है, बहुत ज्यादा फ्लॉज है। लेकिन उसमें दूसरी जो सबसे खतरनाक बात हुई कि ट्रायल कोर्ट में जब सजा दी गई थी तो वकला ने जो लड़का था शाह हुसैन शाह हुसैन उसको वो भगा के ले गए थे। तो ये चीज उनके नेगेटिव लेकिन शाह हुसैन को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन वो भी तो देखे ना कि ये भी तो हो सकता था ना, क्योंकि उनके वालिद कानून को जानते थे, वकील थे,
मैनिपुलेशन का कहीं ना कहीं पुलिस प्रोसिक्यूशन और ये अब आज भी जो है वो सारा के पुलिस प्रोसिक्यूशन। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने एक अंदिया दिया था, ड्रॉप किया था हिंट, वो अलग बात है, उसको ज्यादा उन्होंने एलोबरेट नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम अपने बारे में तो मैं क्या कहूँ, अपने बारे में से मुराद थी उनकी जुडिशरी, कि उन्होंने जो हरकत की आसिया केस में उन्होंने जो हरकत की उसके बारे में मैं अब क्या कह सकता हूँ। हमारी पुलिस ने भी गलत वो फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन की, गवाह ने भी गलत की ही नहीं। वो जो एसपी साहब थे वो तो प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे गए भी नहीं। तो कहने का मतलब इतना कैजुअल जो है वो सारी सूरत हाल है यहाँ पे। और बहुत सारे एविडेंस जो हैं वो जब कोर्ट विटनेस में आई हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेस में नहीं आई हैं। और बहुत अहम जो गवाह थे वो उनका जिक्र तो जरूर है, लेकिन उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की। तो जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे 342 में, तो वो बात आप मुल्जिम के खिलाफ इस्तेमाल भी नहीं हो सकती। ये तो हसनाद साहब यही कहता है कि गवाह संगीन इल्जाम लगाया। हमारी तारीख में भी कोई चीजें हैं कि कहा गया कि जी यहाँ हमें पता है कि तुमने झूठ किया बोले, लेकिन गवाह नहीं है तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। मसला ये है कि जब गवाह सच्चे नहीं होंगे, गवाह झूठे होंगे, और तो फिर सच्चा वाकया भी आप किसको नहीं कर सकते। ये हमारी जुरिस्प्रूडेंस इस्लाम की भी यही है, और यही है कि जी गवाह कहते हैं कि 100 गुनाहगार छूट जाएं लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं। जो गवाह है तो एक गवाह है, प्रिंसिपल है, असूल, लेकिन ये प्रिंसिपल कभी कहीं और चला जाता है। नहीं, वो मैं यही कह रहा हूँ, 2 केसेस हमारे सामने हैं, शाहरुख जतोई और खतीजा केस। अब देखिए उसमें जजमेंट आनी है, और शाहरुख जतोई में ये हुआ कि आपने कहा कि ठीक है हम भी मान रहे हैं कि ATA नहीं लगता, लेकिन वो 100 मोटो था। अब ये कोई बड़ी अजीब साहब, क्योंकि वो हर बंदा जड़ा कि नहीं ताकतवर है, वो लाइसेंस टू किल लेके फिरेगा, वो किसी के भी बच्चे मारते चला जाएगा, वो एविडेंस नहीं है, फला नहीं है, ढमका नहीं है, उसके ऊपर आप छुट्टे चले जाएंगे। प्रोसिक्यूशन कंप्रोमाइज हो गया, बंदे गालियां अदालतों को पड़ती रहेंगी कि मुल्जिम छोड़ दिए, ये कर दिया। यूम साहब कंप्रोमाइज हो गया, उसकी फैमिली ऑस्ट्रेलिया बैठी है, सारा कुछ मीडिया ने हाइप क्रिएट कर। दबाव है ना, दबाव किस चीज का है? दबाव है ना, तो और क्या? आपको नहीं पता कि यहाँ पे क्या होता है? नहीं अभी तो फैसलाबाद में हमें उसके बच्चे को अगवा कर लिया। हमें ये भी पता है कि वो डोगर साहब था, उसके बच्चे को अगवा कर लिया, तुम समझौता करो वरना बच्चा साहिवाल का इंसिडेंट हुआ है, इसमें क्या इल्जाम लग रहा है? इसमें इस पे अक्यूज मतलब जो उन्होंने इल्जाम लगाया कि हम पे प्रेशर आ रहा है। मैं देख रहा था कि 50 गोलियां चलाई गई हैं यार। बिल्कुल, उसमें यही होना चाहिए। मसला यही है ना, मसला ये है कि अगर इस बेस पे नहीं होना चाहिए। उस वक्त भी 100 मोटो लिया गया। लोग तो बातें करते हैं कि हमीद डोगर का उसका बाप फ्रेंड था और इफ्तिखार चौधरी साहब ने पॉइंट स्कोर मतलब उस तरह किया। ये चीजें भी फिर आती हैं, फिर बातें और भी होती हैं, उसमें और भी लोग इन्वॉल्व थे। अब बातें फिर छोड़े, मर्डर हुआ यहाँ 90% मर्डर केसेस में लोगों को एक्विटल दी गई है। 90% इन्होंने उसका एविडेंस नहीं होने दिया, उन्होंने इसको जुवेनाइल साबित करने की कोशिश की, कानून को खाने की कोशिश। 5 कत्ल हुए हैं यहाँ और एक्विटल हुई है कि इस बेस पे कि जी एविडेंस पूरे नहीं है। आपको पता है मदर इकबाल सिद्धू एक दफा केस में थे, एक औरत थी, उसने हाथ धुलाई, उसने कहा मेरे 2 जवान भाई मारे गए नहीं बंदों ने, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो एविडेंस थे, जो विटनेस थे या जो रिकॉर्ड था, उस बेस पे जो है वो नहीं बनता केस, रीजनेबल बियॉन्ड डाउट। तो ये जो चीजें हैं ये देखने की बात। बिल्कुल साइड पे चले गए, हम आसिया को डिस्कस कर रहे थे किसी दिन, ये साहिवाल वाकया जो है उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे कि उस पे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। ये बेहतर देखिए, ये मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक किया। तनकीद नहीं आ रही, नहीं ये बिल्कुल ठीक किया कि आप जो डिपार्टमेंट से इंस्टीट्यूशन को काम करने दें। हर बात में आप सुओ मोटो लेंगे तो गवर्नमेंट को रिफ्यूज का वो मिल जाता है, वो हाथ झाड़ के अलग हो जाती है और सारा डाल देती है मलबा सुप्रीम कोर्ट पे, फिर सारा गालियां हर किस्म के इल्जाम इन पे आते हैं। तो ये उनको मौका दे रहे हैं कि भाई आप अपना काम करो, अगर इसमें बाद में फ्लॉ निकल आया फिर देख लेंगे, लेकिन अभी देखें इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने दें। मेरा ख्याल है कि उस पशेमा का पशीमा होना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से ये बिल्कुल सही पशेमा का पशीमा होना सही। मेरा ख्याल है इसमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर सो मोटो नहीं लिए जा रहे हैं तो इसमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो अपने सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और ये बात आपकी बात और मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को हर अड़ंगे में ठीक है, सिस्टम मजबूत तब होगा जब आप उस पर रिलाय करेंगे। और जीआईटी हर चीज में भी ये भी एक बड़ा मामला है कि हर मामले में जीआईटी जब बनती है तो हशप हो जाते हैं मामला। उसको सिस्टम इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उनको किस तरह मजबूत किया जाए, उनको इंडिपेंडेंट किस तरह किया जाए, इस बात को देखिए। जीआईटी एक मामला में तो पॉलिटिकल केसेस हो तो स्टिग्मा लगवा देती है, और अगर कोई और केस हो तो वो हशप हो जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। जब अपने पेटी भाइयों का मामले में जीआईटी बने तो फिर मामला जीआईटी के हक के अंदर ही है, वो पेटी भाइयों के हक में आता है। और जैसे ही मामला कहीं और निकलता है तो वहां पे वो जो है
मीडिया ट्रायल भी शुरू हो जाता है और एविडेंस भी, मुजरिम भी, जालिम भी, ट्रायल भी नहीं होता और वो मुजरिम साबित हो जाता है। देखिए 12 मई का वाकया भी है, अभी तक केस वो पड़े हैं, हमारे सामने सब कुछ हुआ। कई ऐसे वाकयात हैं जो आपके सामने हैं, बिल्कुल सामने हुआ चीजें और वो फिर नहीं हुई, तो एविडेंस पे। तो सारी इस बातचीत जो है वो इसका मकसद यही था कि पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है, हमारा जो निज़ाम इंसाफ है, वो अगर कायम दायम रहे और वहां पर लोगों का एतमाद होता है कि इस अदलिया में, और लोगों का एतमाद होना चाहिए कि हमारी अदालतें इंसाफ पर मबनी फैसले दे रही हैं, तो फिर जो है वो किसी भी किस्म का परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। और यही बुनियादी चीज है। और हर शख्स जो है वो यही चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर सबको इंसाफ मिले, झूठे गवाहियों का कलाकमा हो और झूठे मुकदमात की बेखकनी की जाए, और इसी तरह से तमाम इदारे जो हैं वो अपना काम करें। लेकिन जो भी केस सामने आता है उसके अंदर पता लगता है कि पुलिस की कॉम्पिटेंस क्या है, पुलिस कानून के बरखिलाफ तफ्तीश करती है, पुलिस ही बुनियादी तौर के ऊपर जब अपना काम दुरुस्त अंदाज में नहीं करती तो उसमें केस में मुख्तलिफ फ्लॉज पैदा होते हैं। उन फ्लॉज की वजह से, उन गलतियों की वजह से उसका फायदा मुलजिम को जाता है और फिर मुलजिम जो है बरी हो जाता है। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान में अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता कोई बुरा वाकया रूनुमा हो जाए तो पिस वो शख्स जाता है जिसके साथ कोई बुरा वाकया हो। तो ये सबसे बड़ा ताजियाना है निज़ाम इंसाफ के ऊपर। अल्लाह करे कि पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ फराहम करती रहें। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।